पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और ना हारने के हौसले के साथ में आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल तथा अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में। उसके अलावा गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन किया जाता है, उसके लिए हम चिरपाटी देखेंगे। दर्पण सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कि अवतल दर्पण जो है किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति बदलने पर किस प्रकार अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले दर्पणों की स्थिति व प्रकृति में और आकार में बदलाव आता है। तो इस प्रॉपर्टीज को, इन अवतल दर्पण द्वारा बने गए उन प्रतिबिंबों को देखते हुए हमने उनका उपयोग किया है। कहाँ उपयोग किया है वो हम देख लेते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट वाहन, एक सेकेंड, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप देखो क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पणों का हम उपयोग कहाँ करते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं हम टॉर्च में, सर्च लाइट में। वो माइंस के अंदर, खानों के अंदर जो लोग काम करते हैं, टोपी पहनते हैं, उनके सर पर एक टॉर्च लगी हुई होती है, वो सर्च लाइट के रूप में उपयोग करते हैं। और नॉर्मल सर्च लाइट भी हम ले सकते हैं। अग्रदीप हेडलाइट, वाहनों के आगे जो आगे की लाइट लगी हुई होती है, वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। पर बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम इधर तो कांच लगा हुआ है, मतलब लेंस लगा हुआ है, ये तो दोनों तरफ से पारदर्शी है, तो दर्पण कैसे हुआ। तो बच्चों यहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब जैसे मान लो ये आपका टॉर्च है, ये आपका टॉर्च है ना, ऐसे सी शेप का ही तो होता है टॉर्च अंदर से। तो यहां पर बीच में, यहां पर बीच में बल्ब लगा होता है ना, टॉर्च के बीच में ही तो बल्ब लगा होता है। तो ये जो बल्ब लगा होता है ना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना सी शेप का, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर ये जो सी शेप का पार्ट है, यही क्या है, ये अवतल दर्पण है, जो इसको एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जा रहा है, एज अ परावर्तक पृष्ठ यूज किया जा रहा है यहाँ पर। क्यों, ताकि ताकि जो लाइट है, लाइट की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें, हमें सारी की सारी किरणें समांतर मिले। अब समांतर किरण कैसे मिलेगी तो वो मैं बता देती हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, इसीलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी और सॉल्व करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो देखो ये आपका हो गया है टॉर्च का रिफ्लेक्टर वाला पार्ट, परावर्तक पृष्ठ वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर मैंने बीच में बल्ब लगा रखा है। तो ये बल्ब की जो पोजीशन होती है ना, जैसे मान लो ये मेरा अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये बीच में हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस बना देती हूँ मैं। चलो इसको हम एज अ दर्पण कंसीडर कर रहे हैं और ये हमने इसकी बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हमने इसका बना दिया है। अब हमें क्या पता है कि अगर अगर लाइट फोकस से पास होती है, अगर फोकस से लाइट होकर के जाती है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपकी जो लाइट है वो फोकस से पास होकर के जाती है, तो फोकस से पास होने के बाद में वो क्या करती है, सारी की सारी जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ पर मान लो मैंने बल्ब रखा हुआ, ये नहीं ना, बल्ब की पोजीशन कहाँ रखते हैं, फोकस पर। बल्ब को कहाँ रखा है, फोकस पे, मुख्य फोकस पर हमने बल्ब को रखा है। जहां इस पर ये जो हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर मैंने किसको रख दिया है, बल्ब को रखा है। तो अब जितनी भी प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ से आपतित होगी, फोकस से आपतित होगी। और जब फोकस से प्रकाश किरणें आपतित होगी तो दर्पण से टकराने के बाद में सारी की सारी किरणें समांतर जाएगी इस तरीके से।
इस तरीके से समांतर जाएगी। अब आप बोलोगे मैम पिक्चर में तो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो लेंस लग जाता है आगे, जिसकी वजह से वो प्रकाश फैल जाता है। लेकिन समांतर रेखाओं को पाने के लिए, सर्च लाइट में, हेड लाइट में समांतर रेखाओं को पाने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बल्ब की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार रखते हैं कि बल्ब जो है वो इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर आए, और मुख्य फोकस से जब प्रकाश किरणें आपतित होगी दर्पण पर, तो आपतित होने के बाद में परावर्तित होकर के वो मुख्य अक्ष के समांतर ही चली जाएगी। तो यही हमारा एजेंडा था मेन यहाँ पर। इसी चीज को पाने के लिए हमने सारी चीजें की थी। कैसे होता है वो मैं आपको बता चुकी। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। हमने क्या देखा था, जो 6 केसेस हमने पढ़े थे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम वस्तु को, जब हम बिंब को, जैसे मान लो आपका अवतल दर्पण है, जब ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, तो क्या कह रहे हैं, शेविंग दर्पण में खुद को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब। तो देखो दर्पण में प्रतिबिंब कब बनेगा, दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो अवतल दर्पण के केस के अंदर सिर्फ एक ही स्थिति में आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना था, और वो स्थिति क्या थी, जब आप बिंब को P और F के बीच में रखते हैं। तो शेविंग मिरर्स जो होते हैं, या फिर पार्लर के अंदर जो मेकअप वाले मिरर्स होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को, हम हमारे बिंब को कांच के बहुत पास में बिठाते हैं, इतना पास में बिठाते हैं कि मतलब इतने पास होते हैं हम कांच के कि जो हम बिंब होते हैं, हम बिंब बन जाते हैं। जब हम खुद को देख रहे हैं तो हम बिंब हो गए। तो हमारी स्थिति क्या होती है, P और F के बीच में होती है, जिसकी वजह से दर्पण में हमें हमारा बहुत बड़ा चेहरा नजर आता है, और वहीं पर हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत, वही सेम टू सेम शेविंग मिरर वाला है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये छोटा सा कांच ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। तो अवतल दर्पण को जब वो कांच के अंदर ऐसे दांतों में, अगर मान लीजिए आपके दांत है, इसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, वो अपने हाथ से अवतल दर्पण को इस तरीके से रखेंगे। तो जब हम बिंब से अवतल दर्पण को बहुत पास में रखते हैं, तो बिंब में पीछे जो दांत के अंदर दिक्कत होगी उसकी आपको बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी, जिससे बीमारी का या फिर जो भी तकलीफ है उसका पता लगाना आसान रहता है। सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब देखो सौर भट्टियां होती है ना, सोलर पैनल्स, सोलर कुकर, सौर भट्टियां जो होती है सोलर कुकर, उसके अंदर भी हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पणों का उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना है, सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना है। एक मिनट, हमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए हम अवतल दर्पणों का उपयोग कर रहे हैं। अब कैसे होगा सूर्य का प्रकाश एक जगह केंद्रित, तो मैंने आपको बताया था कि जब अनंत से, जब देखो सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो तो अनंत से ही आएगा ना, सूर्य से जितना प्रकाश आ रहा है वो अनंत से आ रहा है। क्यों, क्योंकि सूर्य हमारे से बहुत दूर है, तो उसकी दूरी को हम अनंत मान लेते हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो अनंत दूरी से आ रहा है। एक मिनट, अनंत दूरी से सूर्य से प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य से जो प्रकाश किरणें आएगी वो कैसी आएगी, समांतर आएगी। और जब अवतल दर्पण पर अनंत से समांतर किरणें आती हैं, तो अवतल दर्पण क्या करता है, उन सारी की सारी किरणों को लेकर के एक जगह इकट्ठा कर देता है। और वो एक जगह कौन सी होती है, वो एक जगह होती है मुख्य फोकस उस दर्पण की। तो सूर्य से जब ये समांतर किरणें दर्पण पर पड़ेगी, तो ये दर्पण, अवतल दर्पण क्या करेगा, सारी की सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा। और वो एक जगह कौन सी होती है, वो एक जगह होती है इस अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। तो सारी की सारी सौर ऊर्जा या फिर
प्रकाश भी तो ऊर्जा का रूप है। तो सारी की सारी सौर ऊर्जा जब हम एक पॉइंट पर इकट्ठी कर लेंगे तो वहां पर जो भी हमारा काम है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में संभव है। अब आप बहुत बड़ा कांच लोगे, बहुत बड़ा अवतल दर्पण ले लिया, उस पर बहुत सारी सूर्य की किरणें पड़ रही है, सारी की सारी सूर्य की किरणें केंद्रित हो रही है मुख्य फोकस पर, जिससे उसका जो उपयोग है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सोलर कुकर का इस्तेमाल हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है वो कहाँ यूज होता है? गाड़ियां होती हैं, हम गाड़ियां चलाते हैं, उसके पास में जो विंग मिरर होता है साइड में छोटा सा, वो जो है हमारा उत्तल दर्पण का ही उदाहरण है। उत्तल दर्पण क्या करता है? हमने देखा था कि जो उत्तल दर्पण है उसके दो केस पड़े थे, और दोनों ही स्थितियों में जो उत्तल दर्पण है वो कैसी कैसी प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अत्यंत छोटा या फिर छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति होती है सीधा व आभासी। तो छोटे प्रतिबिंब को कहाँ हम देख सकते हैं? छोटे प्रतिबिंब को हम, इस छोटे प्रतिबिंब का जो उसकी प्रॉपर्टी है, इस चीज को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? गाड़ियों में लगा रहे हैं, ताकि जब पीछे से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होता है तो उस ट्रक की छोटी सी प्रतिबिंब जो है हमें साइड में उस दर्पण में दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें अगर गाड़ी साइड करनी होती है तो साइड कर लेते हैं, अब जो भी उसका आगे का मेथड है वो करते हैं। तो पीछे से कौन सी गाड़ियां आ रही है उसको देखने के लिए गाड़ियों में आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दुकानों में निगरानी करने के लिए, पहले क्या इतने ज्यादा, आजकल तो हम सीसीटीवी यूज करते हैं, लेकिन पहले सीसीटीवी वगैरह नहीं थे, तो दुकानों में निगरानी करने के लिए क्या करते थे? उत्तल दर्पणों को लगाते थे। तो उत्तल दर्पण क्या करता था? छोटी जो इमेज है वो, जैसे मान लो ये आपका स्टोर है, इस स्टोर पर निगरानी रखने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर जो है हमारा इस तरीके का पृष्ठ होता है ना, ये वाला जो पृष्ठ है इसका बाहर का, इस पृष्ठ से ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। बाहर जिसका उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? वो पूरी दुकान में निगरानी रखेगा, और जो उनके ग्राहक होंगे उनका छोटा सा प्रतिबिंब जो है दर्पण में दिखाई देता रहता है मालिक को, तो चोरी वगैरह होने के चांसेस उससे कम हो जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये दो ही यूजेस है इसके, ज्यादा नहीं है। चिरपट्टी। प्रकाश में, अब देखो ये जो दर्पण है ये प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो बार बार हम ऑब्जेक्ट को, बिंब को रख करके थोड़ी नापेंगे कि कहाँ पर हमारा, कि हाँ बिंब रख लिया, अब दर्पण लाएंगे फिर रख करके नापेंगे कि यार कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। बार बार ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा? इन सब चीजों को आसान करने के लिए हमने एक सूत्र बना लिया। उस सूत्र को हम क्या बोलेंगे? दर्पण सूत्र बोलेंगे। लेकिन दर्पण सूत्र के इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अब देखो, दर्पण के आगे हम वस्तु रखते हैं, तो वस्तु को हम किससे, या फिर जो आपका बिंब होता है उसको हम किससे सूचित करेंगे? उसकी दूरी को। आपका दर्पण है ये, मान लो ये अवतल दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा मुख्य फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब इस अवतल दर्पण के सामने जब मैं बिंब को रखती हूँ, तो दर्पण से बिंब की दूरी बताने के लिए, दर्पण से बिंब की दूरी बताने के लिए हम किस अक्षर का प्रयोग करते हैं? हम अंग्रेजी के यू अल्फाबेट स्मॉल यू का प्रयोग करते हैं। यू क्या बता रहा है? यू बता रहा है बिंब की दर्पण से दूरी। अब मान लो ये जो आपका बिंब है उसने प्रतिबिंब बनाया है। अब जहां प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? हम v से प्रदर्शित करेंगे। और मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो u क्या दर्शा रहा है? u दर्शा रहा है दर्पण और बिंब के बीच की दूरी। v दर्शा रहा है प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी। और f क्या दर्शा रहा है? f दर्शा रहा है उस दर्पण के फोकल, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको हम फोकस दूरी भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों को समझने के लिए इनके साथ में उचित चिन्ह लगाया जाता है। सबके साथ में या तो ऋणात्मक चिन्ह लगता है या धनात्मक चिन्ह लगता है। अब किसके साथ में ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, किसके साथ में धनात्मक चिन्ह लगेगा, उस चीज को हम एक परिपाटी से समझते हैं। देखो, बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। बिंब जो है, आपने ये पढ़ा है ना, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी एक्स डैश एक्सिस होती है। ऊपर ये वाई अक्ष होती है और नीचे वाई डैश अक्ष होती है। यहाँ पर ये प्लस का होता है, यहाँ पर ये माइनस का होता है,
यहाँ पर ये प्लस का होगा अगेन, और यहाँ पर जो है ये माइनस का होगा। तो बिंब को हमेशा ही आप बाईं तरफ रखोगे। कहाँ रखोगे बिंब को? बाईं तरफ। मान लो मैं यहाँ उत्तल दर्पण रख रही हूँ, उत्तल दर्पण कैसा होगा? इस तरीके का, इस तरीके का उत्तल दर्पण होगा। थोड़ा सा ही गोल नहीं बनाए। मान लो ये मैंने उत्तल दर्पण रखा है, तो आप वस्तु को, जिस भी वस्तु का आप प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप हमेशा बाईं ओर रखोगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा बिंब को आप कहाँ रखोगे? बाईं ओर रखोगे। अब बाईं ओर जब मैं इसको रख रही हूं, जब मैं इसको बाईं ओर रख रही हूं, तो बाईं ओर कौन सी अक्ष आ रही है? आपकी ऋणात्मक एक्स अक्ष आ रही है ना। तो जो बिंब की दूरी होगी दर्पण से, बिंब की दूरी जो होगी दर्पण से हमेशा ऋणात्मक होगी। बिंब की दूरी दर्पण से हमेशा ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, पहले बता दिया पिछली स्लाइड के अंदर, कि चाहे आप बिंब की दूरी नाप रहे हो, चाहे आप फोकस दूरी नाप रहे हो, चाहे आप प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हो, उस प्रतिबिंब की दूरी को आप कहाँ से नापोगे? आप दर्पण के ध्रुव से नापोगे, सेंटर पॉइंट से नापोगे। यहाँ पर जो दर्पण का ध्रुव होता है ना, इसको ही हमने यहाँ पर बीच में वो 0 0 वाला ओरिजिन होता है ना, वो लिया है। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु जो है हमारा, ये मूल बिंदु जो है हमारा ओरिजिन, जिसको हम ध्रुव ले रहे हैं, ये मूल बिंदु क्या है? दर्पण का ध्रुव है। मूल बिंदु के दाईं ओर हमारी धनात्मक एक्स अक्ष है, और मूल बिंदु के बाईं ओर हमारी ऋणात्मक एक्स अक्ष है, और यहीं से हम दूरियों को मापते हैं। अब हम हमारा जो बिंब है, जो वस्तु है, उसको हम हमेशा बाईं ओर रखेंगे। इस वजह से जो बिंब है उसके साथ में हम हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, उतने क्वेश्चन कराऊंगी मैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे इसके। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, आपको पता ऊपर वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, धनात्मक वाई अक्ष होती है, और नीचे वाली ऋणात्मक वाई अक्ष होती है। तो अगर मान लो कि मैंने कोई भी बिंब रखा है, मैं कोई भी यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर कि मैंने आपने अवतल दर्पण लिया चाहे उत्तल दर्पण लिया, ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं हम, हटा देते हैं इस दर्पण को। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रतिबिंब के साथ में कब कौन सा चिन्ह लेना, ये कैसे पता पड़ेगा? मान लो कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वो इस साइड बना है, तो अगर प्रतिबिंब आपका दाईं ओर बना है, तो दाईं ओर कौन सी अक्ष है? धनात्मक एक्स अक्ष है। तो वो कैसी हो जाएगी? हमारी धनात्मक एक्स अक्ष है, तो वो हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। इमेज की, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और अगर आपका प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से वो ऋणात्मक हो जाएगी। अगर सीधी बनी है, तो प्रतिबिंब का जो आकार है, जो प्रतिबिंब का साइज है, हाइट है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है, और आपका जो प्रतिबिंब है अगर वो उल्टा बन रहा है, तो उसका जो आकार है, उसका साइज जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। उल्टा बन रहा है तो देखो नेगेटिव वाई अक्ष पर आ रहा है ना, तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। सीधा बन रहा है तो पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है ना, तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ये हमने देख लिया पूरा। मूल बिंदु की दाईं ओर, ये तो हम कर चुके हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर पॉजिटिव एक्स अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर नेगेटिव। हाँ ठीक है, सब हम देख चुके हैं। बिंब की दूरी हमेशा यू से प्रदर्शित करेंगे, और ये हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि आप बिंब को हमेशा बाईं ओर रखोगे। फिक्स कर लिया ना। बार बार तुम मिरर को उल्टा सीधा करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर कभी आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या कर लिया? हमने फिक्स कर लिया है कि बिंब को तो हम हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। अब आप देखो, बिंब को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, तो मान लो ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये उसकी ध्रुव है। तो बिंब को मैं कहाँ रख रही हूँ? मान लो बिंब को मैंने यहाँ रखा, तो अगर मैं इसको एक निर्देशांक ज्यामिति वाले सिस्टम से कंपेयर करती हूँ, तो क्या देख रही हूँ कि ये नेगेटिव एक्स अक्ष पर आ रहा है। तो जो भी, कितनी भी दूर मैंने यहाँ पे रखा है, उसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, मैंने इस बिंब को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो मैं दर्पण सूत्र में जो u का मान है वो क्या लूंगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। बिंब का तो हमेशा ही मान ऋणात्मक आएगा, ये ध्यान रखो। अब फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक लेनी है और फोकस दूरी किसकी धनात्मक लेनी है? तो याद करो, हमने देखा था कि अवतल दर्पण के जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? अवतल दर्पण का फोकस कहाँ आता है? दर्पण के सामने आता है। क्यों सामने आता है? क्योंकि जब प्रकाश किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस से पास होती है, और वो पॉइंट जहां पर सारी की सारी परावर्तित किरणें केंद्र होती है, उसी केंद्र को तो हम फोकस बोल रहे थे। वैसे तो हमने फोकस क्या देखा था कि पी और सी के मध्य एक बिंदु होता है जिसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं, और हमने क्या देखा था कि अवतल दर्पण से जब प्रकाश किरणें समांतर होकर के जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, और वही बिंदु क्या होता है, वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। तो हम देखो अब वापस यहाँ पर हम इसको उससे कंपेयर करते हैं, आपका जो सिस्टम है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, उससे निर्देशांक ज्यामिति वाला जो सिस्टम है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आपकी नेगेटिव एक्स अक्ष, सॉरी ये आपकी पॉजिटिव एक्स अक्ष और ये आपकी नेगेटिव एक्स अक्ष। क्या देख रहे हैं हम, फोकस किस साइड आ रही है, फोकस बाईं ओर आ रही है। तो मतलब अवतल दर्पणों की जो फोकस होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि बाईं ओर आ रही है। ऐसे उत्तल दर्पण की देखते हैं। उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो कैसी आएगी, ये दर्पण से समांतर किरणें आई हैं, दर्पण से समांतर किरणें आएगी तो ये क्या हो जाती है, ये क्या कर देता है, इनको फैला देता है। क्या करता है, जो हमारा उत्तल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो हम क्या देखते हैं, पीछे ट्रेस करके देखते हैं कि ये जो फैली हुई किरणें हैं ये किसी ना किसी एक पॉइंट से निकली होगी, और वो एक पॉइंट ही क्या माना जाता है, फोकस दूरी माना जाता है। किसकी? उत्तल दर्पण की। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कहाँ आ रही है, उसकी फोकस दूरी दाईं तरफ सॉरी उसका जो मुख्य फोकस बिंदु है वो कहाँ आ रहा है, उसका मुख्य फोकस बिंदु जो है वो दाईं ओर आ रहा है, और दाईं ओर हमारी धनात्मक एक्स अक्ष होती है। तो इस कारण जो हमारा उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी हमारी धनात्मक होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल माइंड में से सेट कर लो, आंखें बंद करो, फील करो उस चीज को कि हाँ भाई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से प्रकाश किरणें समांतर आएगी तो आगे की तरफ केंद्रित होगी, आगे की तरफ दाईं ओर है तो अवतल दर्पण की फोकस जो है वो ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण हमने इस्तेमाल किया तो उत्तल दर्पण से समांतर किरणें जब आएगी तो पीछे की तरफ एक बिंदु पर केंद्र होती है और पीछे का बिंदु जो है वो दाईं तरफ होता है, तो उसकी जो फोकल दूरी है वो धनात्मक होगी। ऐसे फील करके चीजों को याद करके रखो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इस चैप्टर में आगे, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल अपने अंदर उसको फील करके ही याद करो, नहीं तो फिर लेंस आएगा ना तो सब मिक्स हो जाएगा, दर्पण का लेंस में चला जाएगा, लेंस का दर्पण में चला जाएगा, और ये चीज नहीं होने दे रही है। इसीलिए इतना ज्यादा आपको बार बार एक ही चीज को एम्फेसाइज करके बता रही हूं मैं आपको। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी यू कहलाती है। बिंब की दूरी को हम बिंब दूरी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से प्रदर्शित करते हैं उसको। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और मुख्य फोकस की दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं, बता चुकी हूं मैं आपको। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होने की कोई भी प्रतिबिंब, भाई गोलीय दर्पण द्वारा से हमको जो भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, हाँ ये एक और चीज है, आवर्धित। जब हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाते तो हम देखते हैं कहीं प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़े बनते हैं, कहीं बहुत छोटे बनते हैं। तो ये जो साइज बड़ा और छोटा हो रहा है ना प्रतिबिंबों का, उसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। तो ये आवर्धन कितना कम या कितना ज्यादा होता है उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो इस आवर्धन को हम निकालेंगे, किसके रूप में निकालते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। बिंब की दूरी हमने क्या पढ़ी है, ये चीजें लिख लेना। बिंब की दूरी क्या होती है, सॉरी एक मिनट, लिखते जाना, ये चीजें सब काम आएगी। आवर्धन वाला भी इसी में आ जाएगा, इसलिए सारा लिखवा रही हूँ। बिंब की दूरी कितनी होगी आपकी, बिंब की दूरी होगी यू, यू से प्रदर्शित करोगे ना यू, और ये हमेशा ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखोगे आप, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करेंगे, और ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब ये जो आपकी v है ये कब धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी, अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है, अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बना है, अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बना है तो वो क्या होगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। और अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक व उल्टा बना है,
तो उस स्थिति में हम जो प्रतिबिंब है, हम प्रतिबिंब के लिए जो v है वो कैसा ले लेंगे, हम ऋणात्मक ले लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी हमने देख लिया है। अगर आपका दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो आप फोकस दूरी कैसी लोगे, ऋणात्मक लोगे। चाहो तो साइड में डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, आपकी इच्छा है, मैंने पीछे बनवा दिया है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने से क्या आपको बार बार आंखों के सामने आता रहेगा, तो एग्जाम में कंफ्यूजन भी होगा ना, तो आप डायग्राम के थ्रू क्या है बहुत अच्छे से उसको रिकॉल कर पाओगे। और अरे अवतल लिख दिया, अवतल को मैंने, एक मिनट, अवतल दर्पण है ना, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। चलो ये चीज तो हमने पढ़ ली है। दूसरा क्या है, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका कोई ना कोई साइज होगा, बिंब का भी कोई ना कोई साइज होगा। तो बिंब का साइज ये फिक्स है, बिंब का आकार किससे प्रदर्शित करोगे, बिंब के आकार को सदैव एच से प्रदर्शित करोगे। कहीं कहीं पर इसको एच ओ से भी प्रदर्शित किया जाता है, कहीं कहीं पर इसको H1 से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आपकी इच्छा हो जिससे कर लेना, मैंने तीनों लिख दिए हैं। अब देखो, जब भी हम दर्पण के आगे किसी भी प्रतिबिंब को रखते हैं तो हम सीधा रखते हैं ना, सीधा ही रखेंगे, सीधा प्रतिबिंब रख रहे हैं। आप कोई बच्चे बोलेंगे हम उल्टा भी रखेंगे, तो आपकी इच्छा है, पर हम तो सीधा रखते हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो प्लस की वाई अक्ष पर आ रहा है, ऊपर प्लस की वाई अक्ष होती है ना, तो प्रतिबिंब जो है उसकी जो ऊंचाई है वो कहाँ जा रही है, वो किसकी दिशा में है, प्लस के वाई एक्सिस की दिशा में है ना। तो प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा आपका धनात्मक रहेगा, प्रतिबिंब का जो आकार है आपका हमेशा धनात्मक रहेगा। वैसे इस चीज को इतनी मेंशन करने की जरूरत नहीं आती है, क्योंकि वो आभासी और उससे पता लग जाता है। इसी चीज से हमें पता लग जाएगा कि भाई अगर आपका जो प्रतिबिंब है वो आभासी है तो सीधा ही होगा, आभासी है तो सीधा होगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, उस साइड जाएगा, और सीधा बनेगा तो प्लस की वाई एक्सिस पर आएगा ना, इस साइड। ठीक है, और अगर आपका प्रतिबिंब कैसा है, ऋणात्मक है, वास्तविक है, तो वो उल्टा बनेगा, तो उसका जो हाइट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, v की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। और प्रतिबिंब जो है आप हमेशा उसको y अक्ष के, पॉजिटिव y अक्ष के समांतर रखते हो, जिसकी वजह से जो बिंब का आकार है h वो सदैव पॉजिटिव रहता है। और प्रतिबिंब को, और प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब के आकार को आप किससे बताओगे, एच डैश से बताओगे। प्रतिबिंब के आकार को आप किससे बताओगे, एच डैश से बता सकते हो, एच आई लिख करके बना सकते हो, एच आई मतलब इमेज की हाइट। और तीसरा क्या है, H2 से भी बता सकते हो, जिस किताब में जैसा लिया हुआ है आप उसको वैसा ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा बना है, तो प्रतिबिंब की जो हाइट होगी वो भी ऋणात्मक आएगी। और अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बना है, आभासी और सीधा बना है, तो प्रतिबिंब की हाइट जो है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो कमेंट में यस लिखो। आप देखो, प्रतिबिंब से जो आवर्तन बनेगा, प्रतिबिंब ये H0 नहीं है, दिस इज HO, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये हाई और हो नहीं है, HI छोटा लिखेंगे हम, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होती है ना, तो सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखी जाती है, HO। देखो M जो है ना वो क्या बता रहा है, वो आवर्धन बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब कितना छोटा बना है या कितना बड़ा बना है। ठीक है, अब इस आवर्धन को आप कैसे निकालोगे, ये आवर्धन जो होता है, ये M का जो मान होता है ये अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है बिंब की ऊंचाई से। तो जो आपका M है वो M को आप कैसे लिख सकते हो, H डैश बटा H, ये आपका आवर्धन का मान हो गया है। अब इस H डैश बटा H को हम इस सूत्र से भी पता कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास में ये जो M है ये आप कैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए हैं, 3 तो क्या एक ही फॉर्मूला है, मतलब ये 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों को कंपेयर करके भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सब तरीके के कराऊंगी, सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, तो सब में आपका डाउट जो है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आवर्धन है हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब का अनुपात अगर बिंब के प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात अगर हम बिंब की ऊंचाई से निकाल रहे हैं तो हमें आवर्धन पता पड़ जाएगा। या फिर अगर आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है और किसकी दूरी दे रखी है और बिंब की दूरी दे रखी है तो उनका अनुपात आप निकालोगे तो भी आपका आवर्धन पता लग जाएगा। ठीक है, अगर इसमें m की वैल्यू, ये भी लिखना है आपको, अगर इस m की वैल्यू धनात्मक आती है, अगर m धनात्मक आ रहा है मतलब आपका जो m की वैल्यू आपकी धनात्मक आ रही है मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। m का मान अगर आपका धनात्मक आ रहा है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। क्यों? क्योंकि आभासी आभासी जितनी भी आभासी प्रतिबिंब है वो सारे दर्पण के पीछे बनते हैं और दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब m का मान कैसा है, पॉजिटिव है। और जितने भी अगर आपका m का जो मान है, आवर्धन का मान जो है वो ऋणात्मक आ रहा है मतलब आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, वास्तविक व उल्टी बनेगी। क्लियर हुआ है, कुछ कुछ आइडिया मिला है। ये शॉर्ट नोट जरूर बना के रख लेना है ना, स्टिकी नोट्स में बना के लिखो, कॉपी में लिखो, आपकी इच्छा हो जैसे लिखो। वैसे कॉपी बहुत सुंदर बनानी है क्योंकि हमें एंड में इसी से पढ़ाई करनी है। हाँ, अब अगर आपका आवर्धन m का मान 1 आ रहा है, m का मान 1 कब आएगा, हम सॉल्व करते हैं ना, ये भिन्न को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, या फिर मान लो एक भिन्न ये है तो इसका m का मान 1 कब आएगा, जब आपका प्रतिबिंब और बिंब का ऊंचाई का आकार जब एक समान होगा तभी तो m का मान 1 आएगा। तो अगर m का मान 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों ही समान आकार के हैं। अगर आपका फॉर्मूला क्या है, h डैश अपॉन h, अगर आपके m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा कब आएगा, जब हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला जो संख्या है, ऊपर वाली कौन सी संख्या है, इमेज प्रतिबिंब का ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई h की ऊंचाई से बिंब के ऊंचाई से ज्यादा है मतलब आपका जो प्रतिबिंब बना है वो h की तुलना में बड़ा बना है, तो उस स्थिति में जो m का मान है वो क्या होगा, हमारा 1 से बड़ा आएगा। अगर हमारा इमेज का या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो बिंब की ऊंचाई से बड़ी है, उस स्थिति में m का मान जो है वो 1 से बड़ा आएगा। और अगर m का मान 1 से छोटा आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा वो बिंब है, हमारा जो बिंब है उसकी ऊंचाई प्रतिबिंब से छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है, बिंब ज्यादा बड़ा है और जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है। जब प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा तो m का मान जो है वो 1 से कम आएगा। ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है कॉपी में, पहले फॉर्मूला लिखना फिर तीनों चीजें लिख लेना। ये थर्ड केस है, और तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं लिखा मैंने, HI बराबर HO। नेक्स्ट देखो, हाँ क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, वेरी गुड। दर्पण सूत्र नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो, अब उदाहरण सॉल्व करने के लिए हमने परिपट्टी तो देख ली है कि कब आपको बिंब का मान तो आप हमेशा कैसा लोगे, बिंब का मान आप हमेशा धनात्मक लोगे, क्यों, क्योंकि वो बाईं ओर रखा जाता है। प्रतिबिंब का मान आपको धनात्मक लेना है ऋणात्मक लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। फोकस दूरी आपको धनात्मक लेनी है ऋणात्मक लेनी है, वो निर्भर करेगा कि आपके पास में दर्पण कैसा है। अवतल दर्पण हुआ तो मैं फोकस दूरी ऋणात्मक ले लूंगी, उत्तल दर्पण हुआ तो मैं फोकस दूरी को धनात्मक ले लूंगी। तो सारी चीजें हो गई। अब सूत्र देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कॉलम में आप यहाँ पर दर्पण सूत्र लिख लीजिए। दर्पण सूत्र क्या है हमारे पास में, मिरर फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। और आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, आवर्धन m का सूत्र क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h। ठीक है, h डैश अपॉन h बराबर m बराबर क्या हो सकता है, -v/u भी हो सकता है, और इस सूत्र को आप h डैश बटा h बराबर -v/u भी लिख सकते हो। तो तीनों ही लिख लो, तीनों काम आएंगे। वैसे आवर्धन के ये दो मेन सूत्र है।
ये वाले कॉपी कर लो इसको। हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, अब देखो उसने क्या बोला, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण काम आते हैं, उत्तल दर्पण काम आते हैं। तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी, पहले ही लिख लो, एक एक पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन का, फिर उसको आंसर करो। तो जो हमारे यहाँ पर फोकस दूरी होगी ना, उत्तल दर्पण बोला है ना इसने, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ बनती है, आप उत्तल दर्पण को इमेजिन करो तो वो कहाँ बनती है, आपकी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो इस साइड बनती है। आप बना करके देख लो इधर, ठीक है। यहाँ बाईं ओर बन रही है, अगर ऐसे खड़ी हूं तो कहाँ बन रही है, बाईं ओर बन रही है। और अगर आप ऐसे देख रहे हो अपने हिसाब से देख लो तो दाईं ओर बन रही है। ऐसे मान लो कि उत्तल दर्पण की जो फोकस, मुख्य फोकस कहाँ आती है, दाईं ओर आती है। दाईं ओर आती है मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साइन अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि भाई उत्तल दर्पण बोला है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको क्या दे दिया, वक्रता त्रिज्या दे दिया है। तो आपको वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वो कितनी दे दी है, 3 मीटर दे दी है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि आर जो है वो फोकस का डबल होता है, 2f होता है। तो यहां से मैं f का मान क्या निकाल लूंगी, या फिर एक फॉर्मूला मैंने आपको पीछे की स्लाइड्स में करवाया था, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर f का मान निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो त्रिज्या दे दी है तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगी, f बराबर r/2 लिख लूं, ये सूत्र है। तो आपका f कितना हो जाएगा, 3 बराबर 2 मीटर। इसको ऐसे ही भिन्न में रहने देना है, परिवर्तित नहीं करना है। कंफ्यूज हो जाओगे, पॉइंट वाला आएगा, इसीलिए अपन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी f बराबर 3/2 मीटर जो है क्या आ गई है, f बराबर 3/2 मीटर धनात्मक आई है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है। धनात्मक 3/2 मीटर जो है फोकस दूरी आ गई है किसकी, उत्तल दर्पण की। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, बस क्या हो गया, बिंब हो गया। बिंब को हम किससे दर्शित करते हैं, यू से दर्शाते हैं। तो हमारी जो बस है वो पीछे कितनी दूर है, दर्पण से कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। तो लिख दूंगी 5 मीटर। लेकिन यू का मान हमेशा कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है, क्योंकि बाईं ओर आता है। तो u का मान क्या हो जाएगा हमारा, -5। u बोला है ना तो हमेशा माइनस का साइन लगाकर ही लिखना है। बिंब का जो चिन्ह है वो आपको हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा। दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति बतानी है कि किस प्रकार का बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और साइज बताना है कि कितना बड़ा या छोटा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके बिंब की स्थिति बता देते हैं। भाई v तो आप इसी से बता पाओगे ना, तो दर्पण सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम। दर्पण सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v तो हमें निकालना है, सॉरी 1/v तो हमें निकालना है, v निकालना है, तो 1/v के रूप में वो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाऊंगी और u का मान नेगेटिव में रखेंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर f कितना है आपका, f है 3/2, f है 3/2। अब इधर देखो, ये f 3/2 है ना, तो एक को मैं 1/1 लिख सकती हूँ और 3/2 को ऐसे लिख लूं। ये जो चीज है ना, इस एक को 1/1 लिख सकते हैं ना, परिक्रम सब क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, पर हाँ वो परिक्रम संख्या, आपका 9वीं में जो पहला चैप्टर था वो वाला, परिक्रम संख्या ऐसा करके कुछ था। तो इसको क्या लिख लेंगे, 1/1। जब आपके पास में डबल भिन्न सॉल्व करने के लिए आते हो तो आप क्या करते हो, नीचे वाले भिन्न को उल्टा करके लिख देते हो। तो यहां से ये मेरा जो f का मान है, 1/f का मान कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/5 बराबर 2/3। या फिर मान लो कि कभी भी आपके पास में 1 करके भिन्न आ रहा है ना, 1 ऊपर 1 लिखा है, सार और अंश, ऊपर सार 1 है और अंश जो है आपका भिन्न में है, तो नीचे वाले को आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो यहाँ पर f ही आ जाएगा। अब ये u उधर जाएगा डिवाइड होने के लिए, ये u कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड होने के लिए जाएगा, तो u को भेज रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टिल 10th क्लास में आकर के भी इसका साइन चेंज कर देते हैं। नहीं, जो ट्रांसफर होकर के जाता है ना, जो दूसरी जगह जाएगा ना, इज इक्वल्स टू के जो दूसरी पार्ट जाता है ना, उसी का चिन्ह चेंज होता है। तो माइनस का 1/5 जा रहा है ना, तो उधर जाकर के अपनी पार्टी बदल लेगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/v बराबर 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15।
तो ये कितना हो गया 10 प्लस 3, तो 1/v कितना हो गया हमारे पास में 13/15। यहां से v का मान कितना हो जाएगा 15/13, जिसको मैं 1.15 मीटर भी लिख सकती हूँ। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो v है उसका मान कैसा आया, v का मान आया 1.15। ठीक है, तो मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब दूरी पर मतलब अब आपको पता उत्तल दर्पण है तो कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा। ये तो दर्पण के अंदर जो है प्रतिबिंब बनेगा वो 1.15 मीटर पीछे की तरफ बनेगा। दूसरी चीज हमें यहाँ क्या निकालनी है, दूसरी चीज हमें निकालनी है, स्थिति तो हमने बता दी, v बताया तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी, प्रकृति बतानी है। प्रकृति हम क्या देख रहे हैं कि v का मान कैसा आया है, धनात्मक आया है। v का जो मान है धनात्मक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, v का मान धनात्मक कब आता है, जब प्रतिबिंब कैसा हो हमारा, आभासी हो। आभासी नहीं, v का मान जो है हमारा v का जो मान आएगा हमारा धनात्मक है, तो जब भी प्रतिबिंब हमारा धनात्मक होता है तो धनात्मक प्रतिबिंब है, मतलब हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वो आभासी व सीधा होगा। तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आभासी व सीधी होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी है व सीधा। इसने उसका साइज भी पूछा है, तो साइज निकालने के लिए हमारे पास में दो सूत्र है, एक तो h डैश बटा h और दूसरा क्या है m बराबर माइनस v बटा u। आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, देखो प्रश्न में आपको ना तो प्रतिबिंब के आकार के बारे में कोई जानकारी दी है, ना ही बिंब के आकार के बारे में जानकारी दी है, तो ये वाला सूत्र तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, हम ये m बराबर माइनस वी बटा यू वाला सूत्र जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो m बराबर माइनस वी बटा यू, m बराबर माइनस 1.15, क्योंकि देखो ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये v के मान के अलावा है। v का मान कैसा आया, धनात्मक आया है, v का मान धनात्मक आया है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 1.15 लिखा है। अगर ऋणात्मक आता ना तो मैं यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में ऋणात्मक चिन्ह लगाती। अगर v का मान ऋणात्मक आता ना तो इस चिन्ह के अलावा एक और चिन्ह लगाती ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर जो v का मान है वो धनात्मक आया, इसलिए ब्रैकेट में अपन ने कुछ भी नहीं लिखा। u कितना है हमारे पास में, u दिया हुआ है 5 मीटर। अब u का मान क्या है, माइनस का 5 मीटर। u हमेशा नेगेटिव रखोगे, माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया है, तो ये क्या हो जाएगा 115/5 इंटू 100 लिख दूं इसको, क्योंकि यहां से ये पॉइंट हटेगा ना, यहां से 1.15 का जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। 5 की टेबल से काटो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 3 जा 15 बच जाएगा। तो आपका m का मान कितना आ गया है 0.23। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका m का मान है वो कैसा आया है, धनात्मक आया है। धनात्मक कब आता है, जब आपका प्रतिबिंब कैसा बना हो, आभासी बना हो। दूसरा बात क्या है, m का मान क्या है, 1 से कम है, मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वो बिंब की तुलना में छोटा बना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये इधर सॉल्व किया हुआ है, इसका भी ले लो आप, ज्यादा अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करना है इधर देख सकते हो आप। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ऐसे फटाफट फटाफट क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो यहाँ पर बिंब का साइज दे दिया। बिंब के साइज को हम किससे लिखते हैं, ये हमारा उदाहरण है, ओ सॉरी उदाहरण क्या है यार, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है, बिंब का साइज। बिंब का साइज किससे दिखाते हैं हम, h से दिखाते हैं। अब h जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है वैसे भी। बिंब का साइज कितना हो गया है, 4 सेंटीमीटर हो गया है। किसी
15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी की बात की मतलब f का मान दे दिया। अब अवतल दर्पण बोलते ही या पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए कि जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होगी। तो फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होगी तो क्या हो जाएगा? 15। 15.0 तो 15 ही लिख लेते हैं। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो आपका जो बिंब है वो कितनी दूरी पर लिखा है? बिंब है तो हमेशा ऋणात्मक आएगा तो -25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब को रखा गया है। दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए? अब ये पूछ रहा है क्योंकि देखो हिंट दे दिए क्वेश्चन में कि पर्दा कितनी दूर रखा जाए और पर्दे पर कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है भाई, जहां पर पर्दा रखोगे उसी पर्दे पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा सीधा ये क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का पूछते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसने ये पूछा है ना कि पर्दा कितनी दूर रखना है और पर्दे पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब उसने सीधा सीधा ये पूछ लिया कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। तो हमसे एक तो v का मान पूछ लिया है, हमसे m का मान जो है वो पूछ लिया है और h डैश भी चलो हम इसमें निकाल ही देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्या लगाएंगे हम इसमें? दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या है हमारे पास में? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v तो हम निकालेंगे प्लस u का मान क्या है हमारे पास में? माइनस का 25 सेंटीमीटर जो है हमारा u का मान है। ठीक है, और f का मान कितना हो गया हमारे पास में? f का मान है -15। ठीक है, सेंटीमीटर लगा लो, जरूरी नहीं है वैसे, एंड में लगा देना। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से प्लस माइनस का चिन्ह जो है वो सिंप्लीफाई होकर के माइनस का हो जाएगा बटा माइनस का 1/15। अब ये 1/25 उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का है और ये पूरी चीज उधर आएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब 15 और 25 का एलसीएम निकालो। 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 15 और 25 का एलसीएम निकाल लो यहाँ से। इन सबको गुणा करो। 5 5 जा 25, 25 इंटू 3 75। तो यहाँ पर जो हमारा लघुत्तम है, एलसीएम है, वो कितना आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा 75। 15 की टेबल में 75 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो इसको भी हम 15 की टेबल में 75 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो हम ऊपर वाली संख्या को भी 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। और 25 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है तो इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? प्लस का 3 हो गया है ये। सॉरी कुछ 15 की टेबल के अंदर जो 75 है वो कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। उसको 5 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और 25 की टेबल में कितनी बार आया है? 3 बार आया है तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस चीज को हटा रही हूँ मैं यहाँ से। 1/v कितना हो जाएगा हमारे पास में? माइनस का 2/75। अब ये तो 1/v का मान आ रहा है, v का मान निकालने के लिए क्या करूंगी? दोनों को उल्टा कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? 75 बटा माइनस का 2। तो उसको हल करूंगी तो कितना हो जाएगा? माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। मतलब आपको पर्दे को कितनी दूर रखना है? पर्दे को दर्पण से जब मैं 37.5 सेंटीमीटर आगे की तरफ रखूंगी, बाईं ओर रखूंगी, लेफ्ट साइड में रखूंगी, तब मुझे एक प्रतिबिंब जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्योंकि जो हमारा v का मान है वो ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, किसकी? प्रतिबिंब की।
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी है हमारी? वो है वास्तविक तथा उल्टा। ऋणात्मक आ रहा है ना वी का मान, और ऋणात्मक कब आता है? जब बाईं ओर बनती है। बाईं ओर बनती तो उल्टी बनती है हमेशा, तो वास्तविक वह उल्टी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में बन रही है। जिस साइड ऑब्जेक्ट है, जिस साइड बिंब है, उसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो वास्तविक होता है। अब आपको क्या निकालना है? एच डैश निकालना है। तो आवर्धन का जो सूत्र है यहाँ पर एच डैश बटा एच वाला ले लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एच डैश का मान है नहीं, एम का मान नहीं है ना पर, तो हम क्या करेंगे? ये वाला ले लेते हैं। एम का मान नहीं है ना, अगर एम का मान देता ना तो हम फर्स्ट वाला ले लेते। तो हम क्या कर देंगे? आपको पता है कि एम बराबर क्या होता है? एच डैश बटा एच। उसके अलावा जो है क्या होता है? माइनस का वी बटा यू। तो ये वाला सूत्र मैं ले लूंगी, इसको मैं ऐसे लिख लूंगी। एच डैश हमें निकालना है, एच का मान दिया हुआ है 4 बराबर माइनस, और फिर वी का मान, वी का मान क्या है? माइनस का 37.5 बटा यू का मान कितना दिया है? यू का मान दिया है -25। ठीक है, तो माइनस से माइनस साइन कट गया। एच डैश निकालने के लिए क्या होगा? 4 ऊपर चला जाएगा, 5 की टेबल से काट दो। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25। वापस 5 की टेबल से कट रहा, 5 एकम 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 5 5 जा 25। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में? 15। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 15 इंटू 4/10, तो कितना हो जाएगा? 60/10। 60/10 को मैं क्या लिख लूंगी? 6 लिख लूंगी। मतलब जो हमारा एच डैश है, अच्छा एक सेकेंड, इसके अंदर ये तो ऋणात्मक चल रहा है ना, इसका माइनस का साइन है, इसका भी माइनस का साइन है, तो जो हमारा जो एच डैश का मान है वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो प्रतिबिंब का मान, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। और जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या दिखा रहा है? कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, माइनस का बनेगा, तो मतलब उल्टा है, और दूरी भी जो है माइनस की आ रही है, मतलब दर्पण के आगे बनेगी, बिंब के जिस साइड बिंब है उसी साइड बनेगी। दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बिंब का आकार है 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का आकार क्या है? 6 सेंटीमीटर है। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब की तुलना में बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, ये तो सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, उतार लेना, खुद से उतार लेना इसको। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मैंने करवाई थी आपको ये। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन होने के बाद दर्पण के ध्रुव एवं केंद्र वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, और इसी बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस डेफिनेशन को और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? डायग्राम बना करके आएंगे। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो पहले अवतल दर्पण बना लिया मैंने, ये उसका ध्रुव है, ये उसका सी है। हमें क्या पता है? अवतल दर्पण से जब समांतर किरणें आती है, आपतित किरणें आती है, तो समांतर आपतित किरणें आने के बाद में किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित होती है, प्रतिच्छेद करती है वक्रता केंद्र। और वो पॉइंट कहाँ है? वो जो बिंदु है, वो बिंदु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में आ रहा है। वो केंद्र कहाँ आ रहा है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में आ रहा है। तो वो बिंदु जहां पर ये सारी की सारी किरणें एक जगह, ये वो बिंदु जहां पर ये सारी की सारी किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वही बिंदु इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। डायग्राम बना के आओगे तो नंबर कहीं कट भी रहे होंगे ना किसी गलती की वजह से, तो वो रिकवर हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कटेंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, डायग्राम अच्छा होता है तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको हमेशा डायग्राम भी बना करके आना है, अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा आपका। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र है आपके पास में क्या है? R इज इक्वल्स टू
2f। तो f का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग दे देंगे। वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, 20 सेंटीमीटर बटा 2 करूंगी तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अब आपको ऐसे दर्पण का नाम बताना है जो बिंब को कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा और आवर्धित बनाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम सीधा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण बनाता है, यहाँ पर अवतल दर्पण क्यों बोला है? तो यहाँ पर सीधे के साथ में एक कंडीशन क्या दी है, सीधे के साथ में जो इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है वो क्या है, आवर्धित, मैग्निफाइड बनाए, बड़ा बनाए। तो अवतल दर्पण है जो एक स्थिति के अंदर, एक स्थिति ऐसी होती है अवतल दर्पण में जब वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धित बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है। उसके विपरीत अगर आप उत्तल दर्पण को देखोगे तो वो सीधा तो बनाता है लेकिन छोटे बनाता है। हमें छोटे नहीं, हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। और कब बनाएगा, जब आप बिंब को एफ तथा पी के बीच में रखोगे। हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्चात को पार्श्व दर्पण के रूप में वीर्यता क्यों देखते हैं। तो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता, मतलब पहले अगर आपको वाहन के पीछे वाले जो रियर व्यू मिरर्स के थ्रू हम उसको की यूज कर रहे हैं, पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो भाई इसको इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि एक तो ये छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है, तो पीछे कोई बहुत बड़ी गाड़ी भी आ रही होगी तो उसका एक छोटा रूप हमें कांच में दिख जाएगा। अब सेम साइज का बनाने लग जाएगा, अगर प्लेन मिरर बनाएंगे तो इतना बड़ा ट्रक आ रहा है तो इतना बड़ा ट्रक ही दिखेगा, ढंग से समझ में ही नहीं आएगा कितना दूर है कितना दूर नहीं है। और ट्रक के आजू बाजू में कोई दूसरी गाड़ी होगी तो वो तो दिखेगी ही नहीं। तो ये क्या करता है, बड़े बड़े, अगर बहुत बड़ा बिंब भी हो तो उसकी छोटी आकृति बनाता है और सीधी आकृति बनाता है। अवतल दर्पण इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, दूरी के हिसाब से जो प्रतिबिंब है उसका साइज बड़ा छोटा होता रहेगा और उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनाएगा ये और छोटे बनाता है, तो एरिया ज्यादा कवर कर पाता है। बहुत बड़ा एरिया को, बहुत बहुत बड़े क्षेत्रफल को बहुत छोटे से दर्पण में ये दिखा देता है। इस वजह से हम उत्तल दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो है पूरा परावर्तन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एनसीईआरटी की जो बैक एंड क्वेश्चन है वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।